तापमान हमें एक्चुअली में बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म हो सकती है या कितनी ठंडी हो सकती है। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये हमेशा सत्य होगी बेटा हर एक स्केल के लिए। रेखीय प्रसार एक दिशा के बारे में बताता है, क्षेत्रीय प्रसार दो दिशाओं के बारे में बताएगा जब दोनों दिशाओं में परिवर्तन होने लगे। पानी के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे ही हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। किसी वस्तु से दूसरी वस्तु तक ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता होगा या किसी वस्तु से ऊष्मा कैसे बाहर निकलती होगी। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। तो आज मैं दिनेश जाट फिर से तुमसे मुलाकात करने के लिए आ गया हूं बच्चों, और आज हमारी इस मुलाकात में हम सीख रहे होंगे पदार्थ के ऊष्मीय गुणों के बारे में, जिसको हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस चैप्टर का हम क्विक रिवीजन कर सकते हैं थ्रू माइंड मैप। तो बेटा शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि तापमान क्या होता है। तापमान हमें एक्चुअली में बताता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म हो सकती है या कितनी ठंडी हो सकती है। ये किसी वस्तु के गर्म होने की कोटि के बारे में बताता है। तो तापमान की बात करें तो इसके अलग अलग इकाइयां होती है मापन की, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और मान लो कि हम अपने हिसाब से कोई नई इकाई बनाए। क्लियर बात। तो बेसिकली हमारे पास में 3 इकाइयां हैं, एक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब यहां से देखें तो इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो जैसे यहां का अगर मैं बात करूं सेल्सियस स्केल की, तो सेल्सियस स्केल पे जो न्यूनतम मान होता है, जो न्यूनतम पाठ्यांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अधिकतम पाठ्यांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे पास में सेल्सियस का पैमाना होता है या स्केल होता है। हम जो न्यूनतम तापमान है इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम? यहां पर मेल्टिंग पॉइंट, और ये हो जाएगा हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बात। ऐसे ही फ़ारेनहाइट में बात करें तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में बात करें तो 273, अपन लगभग 273 मान लेते हैं, लगभग 273 केल्विन होता है, और ये लगभग 373 केल्विन होता है। क्लियर बात। और ये हमारे पास में को ऐसे ही हमको नया स्केल बनाए उसके लिए अपन ने ले रखा है। तो अब एक्चुअली में जब मेरे को इन सब के बीच में रिलेशन निकालना होता है कि क्या होता है केल्विन और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, तो बेटा एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि स्केल कैसा ही बनाओ। ये जो स्केल होता है जिसमें तुम्हारी ये जो रीडिंग है, जैसे यहाँ पर ये रीडिंग हमने ली है सेल्सियस, और ये फ़ारेनहाइट है, ये केल्विन है। तो ये जो रीडिंग में से माइनस कर दो, रीडिंग में से माइनस कर दो लोअर फिक्स्ड वैल्यू, ये है लोअर फिक्स्ड वैल्यू, लोअर फिक्स्ड, और ये है अपर फिक्स्ड। ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि इस रीडिंग में से हम लोअर फिक्स्ड वैल्यू को माइनस करते हैं, फिर अपर माइनस लोअर, ऊपर वाली रीडिंग में से नीचे वाली रीडिंग को माइनस कर दो, और ये बराबर होना चाहिए कांस्टेंट के। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये हमेशा सत्य होगी बेटा, हर एक स्केल के लिए सत्य होगी। जैसे मैं सेल्सियस स्केल की बात करूं तो सेल्सियस स्केल में हमारे पास में रीडिंग दे रखी है सी। जैसे अपन मान लो कि सेल्सियस स्केल से तापमान का मापन कर रहे हैं। अब भैया हमें न्यूनतम तो मिलेगा नहीं ना अधिकतम मिलेगा, बीच में कहीं ना कहीं रीडिंग मिलेगी, तो रीडिंग बीच की ले ली मैंने सी। तो सी माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 0, और अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना है 100 माइनस 0। ऐसे ही केल्विन में ले लेंगे, ऐसे फ़ारेनहाइट में ले लेंगे, और मान लो कि हम हमारे मर्जी से कोई स्केल बना ले अपने ही मर्जी का, तो अपने देखा कि इसकी कुछ ना कुछ अपर फिक्स वैल्यू दी होगी, कुछ ना कुछ लोअर फिक्स वैल्यू दी गई होगी, और इसमें हमारी ये रीडिंग है तो ये भी इनके बराबर ही होगी। बात समझ में आती है। फिर हमारे पास में इंपॉर्टेंट होता है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, कि डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 17.7। अगर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ग्राफ बनाएंगे तो हमें मिल जाएगा, डिग्री सेल्सियस ले लिया ये, और ये है मेरे पास में डिग्री फ़ारेनहाइट। तो देख रहा हूं y बराबर mx प्लस सी के जैसे तुलना करूं तो ढाल तो मेरे को धनात्मक मिल रही है, और y इंटरसेप्ट की बात करें, y प्रतिच्छेद, y को कहां प्रतिच्छेद करेगा ये -17.7 पे, तो ये आ जाएगा -17.77 हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये इस तरीके से हम डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में ग्राफ बना लेते हैं, ये संबंध होता है। आगे हम बात करें, जैसे यहाँ पर इसमें देख रहे थे तापमान। आज हमने इसमें पीपीटी में मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज ऐड करके लाया हूं कि कौन से टॉपिक से कौन से सवाल पूछे गए हैं कौन से सालों में। तो यहां से हमें 1990 में सवाल पूछा गया, 1992 में, 2008 में तापमान से रिलेटेड या इस स्केल से रिलेटेड हमें सवाल पूछा गया। आगे हम बात करते हैं तो ऊष्मीय प्रसार की बात करते हैं कि किस तरीके से तापमान बढ़ाने पर ठोसों में प्रसार होने लगता है
या वस्तुओं में प्रसार होने लगता है उसकी लंबाई बढ़ने लगती है। और कैसे अपन तापमान कम करें तो उनकी लंबाई में संकुचन होने लगता है। यहां से देखिए 2015 में हमें सवाल पूछा गया है इन 3 टाइप से, जिसमें सबसे पहला हमारे पास में है रेखीय प्रसार, कि जब एक विमीय प्रसार होता है, जब अपन तापमान बढ़ाएं और किसी वस्तु में एक विमीय प्रसार होगा तो रेखीय प्रसार होगा, द्विविमीय प्रसार होगा तो क्षेत्रीय प्रसार होगा, और त्रिविमीय प्रसार होता है तो बेटा जी आयतन प्रसार होता है। तो सबसे पहले जैसे कि मान लो कि मेरे पास में ये एक छड़ है बेटा जी, गर्म करने से पहले इसकी लंबाई हमने ले रखी है L0, और जैसे ही हमने इसको गर्म किया है इसका तापमान बढ़ा दिया और इसका तापमान बढ़ के कितना हो चुका है T प्लस डेल्टा टी। तो इसकी लंबाई में जो परिवर्तन है, इसकी लंबाई में जो परिवर्तन आया है वो पहले वाली लंबाई L0 प्लस इसकी लंबाई में होने वाला परिवर्तन L, और ये आ गई इसकी अंतिम लंबाई। तो गर्म करने से पहले इसकी लंबाई L0 थी, अब लंबाई कुछ बदल चुकी है, कितनी, डेल्टा L। तो पहले वाली लंबाई में डेल्टा L को जोड़ दूंगा तो ये मेरे को अंतिम लंबाई मिल जाएगी। इसको मैं बोल रहा हूं अंतिम लंबाई। ये आ चुकी है बेटा जी अंतिम लंबाई। तो यहां पर कुछ इसके जनरल सूत्र हैं जिनको हमें याद रखना है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं कि अंतिम लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक लंबाई प्लस लंबाई में होने वाला परिवर्तन। फिर लंबाई में कितना परिवर्तन हो सकता है, ये बात हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट है। लंबाई में होने वाला परिवर्तन डेल्टा एल बराबर L0 अल्फा डेल्टा टी, L0 अल्फा डेल्टा टी। यहां पर अल्फा क्या रहेगा, रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। फिर यहां से आगे बात करें तो इसी में डेल्टा एल की जगह अगर ये पुट कर देंगे तो फाइनली ये जो लेंथ एल है अल्फा के पदों में आ जाएगी L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और अल्फा की बात करें तो डेल्टा एल बटा L0 डेल्टा टी। बेटा जी यहां पर ये जो अल्फा है, अल्फा जो है ये है रेखीय प्रसार गुणांक। अल्फा क्या है, ये है रेखीय प्रसार गुणांक। बात क्लियर है। आगे हम बात करें तो अगला है हमारे पास में क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। की पहले हमारे पास में ये जो प्लेट, मान लो कि हमारे पास में एक वर्गाकार प्लेट है जिसका क्षेत्रफल पहले हमें प्रारंभ में दिया हुआ है A0 दिया हुआ है, और इसकी प्रारंभ में ये लंबाई L0 है और ये लंबाई भी कितनी है L0। इसका प्रारंभिक तापमान T है। अब इसको गर्म कर दें तो इसके तापमान, अंतिम तापमान हो जाएगा कितना, T प्लस डेल्टा टी। बात क्लियर है। तो इसका क्षेत्रफल बढ़ चुका है, देखिए इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा हो चुका है, पहले कम क्षेत्रफल था अब क्षेत्रफल ज्यादा हो गया है। इसमें अगर परिवर्तन, जैसे यहां पर सिर्फ एक दिशा में ही परिवर्तन आ रहा था, इसकी लंबाई बढ़ रही थी, अब यहां पर द्विविमीय प्रसार हो रहा है कि ये इधर से भी बढ़ा और ये इधर से भी बढ़ा। बात समझ में आती है। तो एक्चुअली में ये हमारे पास में रेखीय प्रसार से ही मिलकर बना हुआ होता है। रेखीय प्रसार एक दिशा के बारे में बताता है, क्षेत्रीय प्रसार दो दिशाओं के बारे में बताएगा, जब दोनों दिशाओं में परिवर्तन होने लगे। तो यहां पर ये वाली लंबाई बढ़ के हो गई है L, और ये वाली लंबाई भी बढ़कर हो गई है कितनी, L। तो इस लंबाई को कंसीडर करो जैसे ये लंबाई है, इस लंबाई को भी कंसीडर करो जैसे ये लंबाई है। बात क्लियर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, फाइनली जो अंतिम क्षेत्रफल है वो आ जाएगा A बराबर प्रारंभिक क्षेत्र प्लस क्षेत्र में होने वाला परिवर्तन। फिर डेल्टा ए बराबर A0 बीटा डेल्टा टी, और A बराबर आ जाएगा A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहां पर बीटा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। यहां पर बीटा क्या हो जाएगा बेटा जी, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बताएगा। क्लियर बात। तो यहां पर यह आ जाएगा हमारे पास में अंतिम क्षेत्रफल A बराबर A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा टी तापमान में होने वाला परिवर्तन है, A0 प्रारंभिक आयतन है, प्रारंभिक क्षेत्रफल है, और ये 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अब हमें पता है कि भैया कि ये जो बीटा है एक्चुअली में ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मान लो कि विषमदेशिक हमारे पास कोई पदार्थ है विषमदेशिक, की इस दिशा में होने वाला परिवर्तन और इस दिशा में होने वाला परिवर्तन, दोनों परिवर्तन अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इधर की तरफ भी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है और इधर की तरफ भी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। तो इधर का रेखीय क्षेत्रफल रेखीय प्रसार गुणांक और इधर का रेखीय प्रसार गुणांक, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा बीटा, बीटा मिल जाएगा अगर विषमदेशिक है। तो अगर समांगी है, मतलब दोनों दिशाओं में एक ही जैसा प्रसार होता है, तो ये भी अल्फा हो जाएगा और ये भी अल्फा हो जाएगा, दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो बीटा बराबर आ जाएगा कितना, 2 अल्फा आ जाएगा। ऐसे ही बात करें तो आयतन प्रसार गुणांक, अब यह है त्रिविमीय प्रसार की, इसमें 3 दिशाओं में परिवर्तन होता है।
इसमें x दिशा में भी परिवर्तन होगा, y में भी होगा और z दिशा में भी परिवर्तन होगा। तो ये जो आयतन में होने वाले परिवर्तन है वो तो इसी तरीके से चलेंगे जैसे लंबाई और क्षेत्रफल में चले थे कि v बराबर वी नॉट प्लस डेल्टा वी बराबर वी नॉट गामा डेल्टा टी। यहां पर गामा हम लिख लेंगे, ये जो गामा है बेटा जी, इसको अगर देखें तो गामा हमारे पास में हो जाएगा क्या, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। बात क्लियर है? तो फिर यहां से अगर मैं देखूं तो ये जो गामा आ चुका है वही अगर विषम देशिक होगा, अलग अलग दिशाएं होगी, तो x दिशा में लंबाई में परिवर्तन को दिखाएगा अल्फा x, y दिशा में अल्फा y, z दिशा में अल्फा z। विषम देशिक में अगर सभी दिशाओं में एक ही जैसा है तो सभी जगह अल्फा अल्फा अल्फा, तो ये 3 अल्फा बराबर हो जाएगा। तो यहां से गामा बराबर 3 अल्फा हो गया है और गामा को अगर बीटा के बराबर कर दें तो ये 3/2 बीटा हो जाएगा। और अगर अल्फा बीटा गामा का अनुपात लेंगे बेटा तो ये 1:2:3 के बराबर आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सवाल पूछा जा सकता है बेटा जी, इसको ध्यान रखना है, आसान है। क्लियर बात? आगे अगर चलें तो देखिए ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के अनुप्रयोग, कि ठोसों में ये ऊष्मीय प्रसार है कि तापमान बढ़ाने से एक्चुअली में ये जो ऊष्मा में प्रसार हो रहा है और ठोसों में प्रसार हो रहा है, इसका पहला अनुप्रयोग की अगर बात करूं तो हमारे पास में आती है द्विधात्विक पट्टी। द्विधात्विक पट्टी का मतलब है कि हमारे पास में ये एक पट्टी है जिसमें दो अलग अलग धातु मिलके बनी हुई है। अगर इनकी बात करें तो ये जो है इसका अल्फा 1 है और इसके पास में अल्फा 2, ये रेखीय प्रसार गुणांक है। और यदि अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, हमें दिया हुआ है क्या, अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2, तो अब अल्फा 1 ज्यादा है, अपन पहले तो रूम टेम्परेचर पर है, अब इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया है हमने। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पक्की बात है जिसका अल्फा ज्यादा होता है उसकी लंबाई में परिवर्तन ज्यादा होता है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर प्रसार समानुपाती होता है, प्रसार समानुपाती होता है बेटा जी प्रसार गुणांक के, प्रसार गुणांक के। तो जैसे यहां पर मैं देख रहा हूं इसमें अल्फा ज्यादा है तो इसमें देखिए लंबाई में परिवर्तन भी ज्यादा हुआ है, जबकि यहां पर लंबाई में परिवर्तन कम है। बात क्लियर है? तो ये बात अपने को ध्यान में रखना है, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी लंबाई में परिवर्तन भी ज्यादा होगा। तो ऐसी द्विधात्विक पट्टी अगर हमें दे दी, जैसे मान लो कि अगर अल्फा 2 ज्यादा होता अल्फा 1 से, तो क्या होता, ये जो अल्फा 1 वाली जो पट्टी है बेटा जी इसमें प्रसार ज्यादा होगा और अल्फा 1 में कम हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से फिर प्रसार होगा। बात समझ में आती है? तो यहां से ये आ जाएगा हमारे पास में कि ये अल्फा 2 है और ये अल्फा 1 है। तो अल्फा 1 ज्यादा होगा तो इस तरीके से इसमें मोड़ आ जाएगा, इस तरीके से घूम जाएगी ये पट्टी यहां पर मुड़ जाएगी इस तरीके से। और जबकि अल्फा 2 अगर ज्यादा हो जाएगा तो इसमें इस तरीके का मुड़ाव आएगा। ये बात ध्यान में रखने का है। फिर बात करें सरल लोलक। सरल लोलक इस तरीके का हमारे पास में एक सरल लोलक होता है जो इस तरीके से गति कर रहा होता है। जब ये एक चक्कर पूरा लगाता है तो एक चक्कर को लगाने में हुआ समय इसको अपन आवर्तकाल बोलते हैं। तो इसका जो आवर्तकाल होता है ये 2π√L/g होता है। अगर नहीं पता है तो इसको हम SHM में और जान लेंगे। तो आवर्तकाल t बराबर 2π√L/g के बराबर होता है बेटा जी। जिसमें अगर बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है, देखिए 2π तो नियत है, कांस्टेंट है, और यहां पर √g भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि ये जो इसका आवर्तकाल है ये समानुपाती होता है इसकी लंबाई की घात 1/2 के। तो अगर इनमें परिवर्तन की बात करें डेल्टा t/t बराबर हो जाएगा 1/2 डेल्टा L/L। ये हमने जब अपन यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे वहां पर हमने त्रुटियों के बारे में जाना था, तो वहां पर देखा था कि ये हमारे पास में इसमें आंशिक परिवर्तन है। क्या है? आंशिक परिवर्तन है। बात समझ में आती है? तो डेल्टा t/t बराबर 1/2 डेल्टा L/L। ऐसे ही अगर अपन बात करें कि जैसे ये डेल्टा L था, अभी हमने देखा था कि इसकी लंबाई में परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि इसकी ये जो लंबाई है ये L है। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो इसकी लंबाई में प्रसार हो जाएगा, लंबाई में प्रसार हो जाएगा तो लंबाई में कुछ परिवर्तन आएगा। अभी हमने देखा था कि लंबाई में जो परिवर्तन है डेल्टा L वो किसके बराबर आता है, देखिए L0 अल्फा डेल्टा टी प्रारंभिक लंबाई। यहां पर अगर देखें तो ये जो डेल्टा L है बेटा जी आ जाएगा L प्रारंभिक लंबाई इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो यहां पर देखिए L अल्फा डेल्टा टी पुट करेंगे तो L से L खत्म हो जाएगा और यहां पर बचेगा अल्फा डेल्टा टी। यहां पर थीटा लिखा है, डेल्टा थीटा तापमान में परिवर्तन को दिखाता है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखा है हमें
कि तापमान में परिवर्तन कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमारे पास में आवर्त काल में भी समय, जो भी समय रहेगा इसका, उसमें बदलाव आने लगेंगे। बात क्लियर है भैया? तो तापमान बढ़ेगा तो देखिए यहां पर ये टी, यहां पर क्या है हमारे पास में आवर्त काल है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो सरल लोलक जो होता है उसकी जो छड़ होती है उसकी लंबाई में परिवर्तन होने लगता है, जिससे हमें सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो भी अलग अलग मिलने लगता है। बात क्लियर है? आगे हम बात करें तो ठोसों में ऊष्मीय प्रसार के अनुप्रयोग का हमारे पास में अगला जो अनुप्रयोग है वो है पैमाने का पाठ्यांक। जैसे हम एक स्केल लेते हैं जिसे अपन पढ़ाई लिखाई करते रहे, अगर वो स्केल लोहे का जो स्केल, स्टील का जो स्केल आता है, उसमें अगर देखेंगे तो क्या होता है कि यदि इसका तापमान बढ़ता है तो वास्तविक मान हम कुछ इस तरीके से लेते हैं कि पैमाने का पाठ्यांक गुणा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा यहां पर फिर से तापमान में होने वाला परिवर्तन है, तो उसका वास्तविक मान बदल जाता है भैया। यदि तापमान बढ़ता है तो उसका जो वास्तविक मान है उसमें बदलाव आने लगता है, क्योंकि जो हमारे पास में पैमाना है वो धातु का लिया है हमने, और धातुओं में तापमान बढ़ाने से प्रसार होने लगता है, उनकी लंबाई प्रसारित होने लगती है, इसलिए उनका जो वास्तविक मान है वो भी बदल जाता है, हमें वास्तविक मान अलग मिलने लगता है। बात समझ में आती है? तो आगे बात करें जल का असामान्य प्रसार। बेटा ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जल का असामान्य व्यवहार कैसा होता है। ध्यान से देखेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर बेटा जी पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है और इसका जो आयतन है वो न्यूनतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और इसका आयतन न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान, 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर तापमान बढ़ाएं और 4 डिग्री सेल्सियस से अगर तापमान को कम कर दें तो दोनों ही स्थिति में पानी का जो आयतन है वो बढ़ता है, मतलब पानी प्रसारित होता है। पानी क्या होता है? प्रसारित होता है बेटा जी। तो ये एक असामान्य व्यवहार है। जनरली हम देखते हैं कि तापमान बढ़ाने से प्रसार होता है और तापमान कम होने से संकुचन होने लगता है, लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं है बेटा। पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करो चाहे 4 डिग्री सेल्सियस से कम करो, हमेशा हमेशा उसका जो आयतन है या जो पानी है वो हमेशा ही प्रसारित होता है बेटा जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान में रखना। आगे हम बात करें तो हमारे पास में अगला जो चैप्टर है या अगला जो टॉपिक आता है वो कैलोरीमिति है। हम बहुत देर से तापमान की बात कर रहे हैं, अब अपन बात करते हैं ऊष्मा की। एक्चुअली में क्या होता है कि ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है जब अपन तापमान देते हैं किसी वस्तु को। क्लियर बात? तो ये जो ऊष्मा का प्रवाह होता है ये कैसे होता है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सबसे पहले तो ये जान लो कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होती है, और ये जो स्थानांतरण है, ये जो प्रवाह है, ये उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होगा। तापमान परिवर्तन के कारण ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगर दो वस्तुओं के बीच में, दो वस्तुओं को अपन पास पास में लाकर रख दें, जैसे मान लो, ऐसे समझ लो कि हमें तो गर्म पानी का गिलास लिया और उसको हमने लाके रख दिया, तो थोड़ी देर बाद में वो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से ऊष्मा बाहर निकल चुकी है। और ऊष्मा बाहर क्यों निकली? क्योंकि पानी का तापमान ज्यादा था और वातावरण का तापमान कम था, तो तापमान में अंतर था, इसी वजह से ऊष्मा का प्रवाह होता है। अगर तापमान में परिवर्तन नहीं होगा तो ऊष्मा का प्रवाह भी नहीं होगा बेटा जी। तो तापमान परिवर्तन के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। इकाई की बात करें तो क्योंकि ऊर्जा है तो ऊर्जा की जो इकाइयां हैं, जो यूनिट है, वही सारी की सारी क्या होगी हमारे पास में ऊष्मा की भी होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। इसको याद कर लीजिएगा, इसको दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा भैया। फिर इसके बाद में आती है हमारे पास में ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का मतलब होता है कि किसी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए हमें कितनी ऊष्मा की जरूरत है, उसको अपन ऊष्माधारिता बोलते हैं। कि भाई मान लो कि हमने पानी लिया है, पानी का एक गिलास है, अगर उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक बढ़ाना है तो हमें जो ऊष्मा की जरूरत है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ऊष्माधारिता बोलते हैं। तो ऊष्माधारिता आ चुकी है हमारे पास में Q बटा डेल्टा टी। क्लियर बात? फिर आगे हम बात करते हैं बेटा जी, महत्वपूर्ण है हमारे लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता, और इसके सवाल पूछे गए हैं देखिए एग्जामों में। विशिष्ट ऊष्माधारिता, जैसे ऊष्माधारिता के लिए तो हम क्या कह रहे थे कि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दो या 1 केल्विन बढ़ा दो, तो ये हमारे पास में ऊष्माधारिता है। लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या है? जो पदार्थ है उसकी मात्रा भी फिक्स कर रहे हैं, जो पदार्थ है उसकी मात्रा भी फिक्स कर रहे हैं कि वस्तु के इकाई द्रव्यमान का मात्रा कितनी लेनी है, इकाई द्रव्यमान, जबकि यहां पर हमें मात्रा के बारे में नहीं बताया गया था।
तो यहां पर सीधे सीधे बोला है कि यदि किसी वस्तु के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए ऊष्मा की जो मात्रा है उसे ही अपन विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं बेटा। कि कोई हमने मान लो कि पानी है, तो पानी के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे ही हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। और विशिष्ट ऊष्माधारिता को बेटा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बात। तो ये जो एस बराबर होता है, हमने लिखा कि 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जरूरत ऊष्मा को ही हम विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। S बराबर Q बटा M डेल्टा टी। तो Q बराबर आ जाएगा MS डेल्टा टी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला है, याद रखना है हमें। यहाँ पर M द्रव्यमान है और S यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माधारिता है। जहां पर अपन बात करें तो जूल, ऊर्जा को जूल में लिखते हैं, द्रव्यमान M को केजी में लिखते हैं और तापमान को अपन केल्विन में लिखते हैं। ये SI यूनिट है, ये अपन ने SI यूनिट ले रखी है। और यहां पर अपन बात कर रहे हैं CGS यूनिट। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जैसे मान लो कि हमारे पास में पानी है, सबसे पहले तो ये समझो कि विशिष्ट ऊष्माधारिता हम काम में लेते हैं जब तापमान परिवर्तन करना हो। जब क्या करना हो? तापमान परिवर्तन। इस बात को ध्यान से सुनते रहिएगा। जब तापमान परिवर्तन होगा तब ही विशिष्ट ऊष्माधारिता आएगी। यदि अवस्था परिवर्तन होगा तो विशिष्ट ऊष्माधारिता नहीं आएगी भैया। हमें विशिष्ट ऊष्माधारिता तापमान परिवर्तन करने के लिए जरूरत होती है। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, यदि पानी का तापमान 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तन करना हो तो इसकी जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो 1 कैलोरी बटा ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। इसको ध्यान रखिएगा। और अगर जूल पर केजी पर केल्विन में बात करें तो ये 4200 होता है। ऐसे ही बर्फ की अगर बात करें या बात करूं भाप, ये है हमारे पास में बर्फ, या अपन बात करें भाप की बात करें तो ये होता है 0.5 कैलोरी बटा ग्राम बटा केल्विन और ये होता है जूल में 2100 जूल पर ग्राम पर केल्विन। इसको याद रखिएगा बेटा जी, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करें तो गुप्त ऊष्मा आ चुकी है। जैसे विशिष्ट ऊष्मा का काम हमने किस लिए लिया था कि हमें किसी पदार्थ का 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो विशिष्ट ऊष्माधारिता भैया वहां हम तापमान का परिवर्तन कर रहे थे। इस बात को जहन में बैठा लीजिए। इसके बाद में आती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को हम काम में लेते हैं अगर हमें किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करनी हो, जैसे ठोस से द्रव बनाना हो, द्रव से गैस बनाना हो। तो जब भी अवस्था परिवर्तन होगी तो अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा काम आती है वो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है बेटा। तो देखिए, किसी वस्तु की अवस्था को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने के लिए वस्तु को दी गई या वस्तु से ली गई, या तो वस्तु से ऊष्मा दे दो या वस्तु से ऊष्मा ले लो, ऊष्मा की मात्रा वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यह अवस्था परिवर्तन समतापीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है बेटा जी ये, कि अवस्था परिवर्तन समतापीय होता है। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ है, बर्फ होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो बर्फ से अगर पानी बनाएंगे, बर्फ से अगर पानी बनाएंगे तो ये भी 0 डिग्री सेल्सियस में ही होगा। कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हम बर्फ को पानी में बदल सकते हैं। तो इस दौरान हमें जो ऊष्मा की जरूरत है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। जब तापमान में परिवर्तन नहीं होता है तो यहां विशिष्ट ऊष्माधारिता काम में नहीं आएगी, यहां पर गुप्त ऊष्मा काम आएगी। क्या काम में आएगी? गुप्त ऊष्मा काम में आएगी। तो हम बोल रहे हैं कि किसी पदार्थ का, भाई अब तापमान तो परिवर्तन कर नहीं रहे हैं, परिवर्तन क्या कर रहे हैं? सिर्फ यहां पर हम अवस्था परिवर्तित कर रहे हैं बेटा जी। तो हमें पता होनी चाहिए कि यहां से कि ये जो लेटेंट हीट है इसको गुप्त ऊष्मा है, एल से लिखते हैं। ये होती है ऊष्मा बटा द्रव्यमान की, प्रति इकाई द्रव्यमान की अगर हमें अवस्था परिवर्तित करना है तो कितनी ऊष्मा की जरूरत होगी उसको अपन गुप्त ऊष्मा बोलेंगे बेटा जी। तो Q बराबर M इंटू एल, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारे पास में सबसे पहले आता है कि ये एक्चुअली में है हमारे पास में जब अपन बर्फ से पानी बना रहे हैं, बर्फ से पानी बना रहे हैं तो इसके बोलते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा ये होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्लियर बात। ऐसे ही अगर अपन बात करें कि जैसे पानी से भाप अगर बनाए या भाप से पानी बनाए, यहां पर बर्फ से पानी बनाए या पानी से
बर्फ बनाए तो ये इतना होगा, और पानी से भाप बनाए या भाप से पानी बनाए, अवस्था परिवर्तन ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है और ये भी 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। भैया तापमान का परिवर्तन नहीं होता है, समतापीय होता है। कैसा होता है? समतापीय होता है। तो हमारे पास में आ जाएगा 540 कैलोरी बटा ग्राम हो जाएगा। आगे हम बात करें तो कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है। यहां से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, 2016, 2014, 1998, 1999 बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो यहां से अगर बात करें कैलोरीमिति का सिद्धांत, कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या कहता है कि अपन अपने पास में दो वस्तुएं हैं। जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं, हमने एक मान लो कि गिलास में पानी भर के रखा है और एक दूसरे गिलास में और पानी है, ठंडा पानी है। जैसे सर्दियां चल रही है आजकल, हम नहाएंगे अब, तो हम गर्म पानी करेंगे तो गर्म पानी ठंडे पानी में मिलाएंगे तो उनका तापमान, गर्म पानी का तापमान कम हो जाता है और ठंडे पानी का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गर्म पानी जितनी ऊष्मा त्यागेगा, ठंडा पानी उतनी ही ऊष्मा ग्रहण करेगा। ज्यादा गर्म पानी लेके आओगे तो ठंडा पानी थोड़ा ज्यादा गर्म होगा। बात समझ में आती है? अगर थोड़ा सा ही गर्म पानी मिलाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। इसका मतलब जितनी ऊष्मा त्यागी जाती है उतनी ही ऊष्मा ग्रहण की जाती है। मतलब ठंड, जो भी हमारे पास में गर्म वस्तु है, गर्म वस्तु जितनी ऊष्मा त्यागता है, ठंडी वस्तु को उतनी ही ऊष्मा ग्रहण होती है। बेटा जी इस बात को ध्यान रखिएगा। यही कैलोरीमिति का सिद्धांत है कि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा तो उस वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। क्लियर बात? मान लो कि कोई वस्तु है हमारे पास में जिसका द्रव्यमान m और इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता है S और इसका तापमान है T। M1 S1 T1 और दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान M2, विशिष्ट ऊष्मा धारिता S2 और तापमान है T2। दोनों को मिला दिया गया तो तापमान, जो भी मिक्सर है उसका तापमान मैंने बोल दिया कितना, T मिक्स। तो अब यहां से अगर मैं बात करूं ऊष्मा कौन देगा, ऊष्मा कौन देगा, तो यहां से अगर बात करें तो हॉट बॉडी, गर्म वस्तु का तापमान ज्यादा होता है, फिर सबसे कम होता है यहां पर हमारे पास में ठंडी वस्तु का तापमान। और जो मिक्सर होगा उसका तापमान गर्म से तो कम होगा और ठंडी से ज्यादा होगा। भाई पक्की बात है, हम पानी, गर्म पानी को ठंडे पानी में मिला रहे हैं तो जो मिक्सर बन रहा है उसका तापमान उस गर्म पानी से तो कम हो गया है और उस ठंडे पानी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो यहां से अगर अपन बात करें, क्योंकि तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं तो हमें पता है तापमान में परिवर्तन होगा तो Q बराबर ms डेल्टा T आएगा। यहां पर M1 S, देखिए यहां पर लिख लेंगे M1 S1, M2 S2 ऐसे लिख लेंगे तो ये आ जाएगा M1 S1 तापमान T मिक्स माइनस T1 और ये M2 S2 और T2 माइनस T मिक्स। बेसिकली हमें ये तापमान का परिवर्तन है, डेल्टा T है, जिसको हमें पॉजिटिव लेना होता है। जिसको हमें क्या लेना होता है? पॉजिटिव लेना होता है। भाई दी गई ऊष्मा Q बराबर ms डेल्टा T और यहां पर भी Q बराबर ms डेल्टा T, क्योंकि यहां भी तापमान परिवर्तन, यहां भी तापमान परिवर्तन। तो तापमान परिवर्तन होने का मतलब क्या है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो यहाँ की Q1 और यहाँ की Q2 ये दोनों बराबर होगी तो M1 S1 डेल्टा T1, M2 S2 डेल्टा T2। तो M और S दिया हुआ होगा, तापमान में परिवर्तन हम देखेंगे, हमें धनात्मक लेना होता है। क्लियर बात? तो आगे हम बात करें तो तापीय वक्र, तापीय वक्र कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता है जिसमें हमें समय और तापमान के बीच में ग्राफ दिया होगा कि कैसे समय के साथ तापमान में परिवर्तन होता है। तो जैसे ये सॉलिड है, यहां पर देखें कि कोई सॉलिड लिया हमने, मान लो कि बर्फ है, तो बर्फ है, मान लो कि बर्फ ले ली हमने, उसका कुछ तापमान, या बर्फ छोड़ो कोई और वस्तु है जिसका तापमान हमारे पास में कुछ दिया हुआ होगा, तो वो यहां पर 0 से A तक जाएगा कि पहले तापमान में परिवर्तन होगा, फिर ये समान तापमान पर मेल्ट करेगा, अवस्था परिवर्तन। यहां तो मैं बोल दूं तापांतर, तापमान में परिवर्तन हो रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। फिर ये लिक्विड बन गया तो लिक्विड का तापमान बदला, फिर लिक्विड ऐसी तापमान पर पहुंचा जहां पर इसका अवस्था परिवर्तन होगा, फिर गैस का तापमान परिवर्तन किया। क्लियर बात? तो आगे हम बात करें तो यहां पर जैसे ये वक्र दिया गया है, तो मेरे को अगर यहां पर सॉलिड की विशिष्ट ऊष्मा धारिता पूछ ले तो ये समानुपाती होती है, ये सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होती है इस वक्र की ढाल के। जैसे यहां पर अपन पूछ ले कि इस लिक्विड की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बताओ, तो मेरे को ये यहां पर इसकी ढाल निकालनी पड़ेगी जो कि tan थीटा होती है, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें क्षैतिज रेखा की लंबाई, तो इस क्षैतिज रेखा की लंबाई की अगर हम बात करें तो क्षैतिज रेखा की ये लंबाई है। क्लियर बात? जैसे मान लो कि हमें यहां पर लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग पूछ ले,
तो ये इस क्षैतिज रेखा की लंबाई हमें पता करनी है। जैसे T4 माइनस इसकी बात करें तो ये हो जाएगा T4 माइनस T3, ये इसके समानुपाती हो जाएगा। क्लियर बात? तो यही हमें ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें तो ऊष्मा स्थानांतरण होता है। हमें ऊष्मा स्थानांतरण की बात करें तो हम किसी वस्तु से दूसरी वस्तु तक ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता होगा, या किसी वस्तु से ऊष्मा कैसे बाहर निकलती होगी, इसके 3 तरीके होते हैं। जैसे ठंडा पानी है, रखे रखे उसमें से भाप बाहर निकल रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ये ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे हो सकता है। यहां पर देखें तो सबसे पहले हमारे पास में आता है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। इसके 3 प्रकार होते हैं बेटा। चालन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनिए, चालन होता है बेसिकली ऊष्मा का स्थानांतरण ही तापांतर की वजह से होता है, कि तापमान में अंतर होगा तो चालन होगा। और चालन में जो भी हमारे पास में पदार्थ के कण होते हैं, बेसिकली सबसे पहले ध्यान में रखो कि चालन बिना माध्यम के नहीं हो सकता है। माध्यम के कणों के बीच में संघट होता है तभी चालन होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास में यहां पर इस तरीके से ये एक वस्तु रखी है, तो अगर यहां पर इसको तापमान दूंगा तो इनके बीच में संघट होगा, संघट होते होते यहां से यहां तक तापमान पहुंच जाएगा। क्लियर बात? जैसे मान लो कि हम बर्तन खाना बना रहे हैं, तो जो चम्मच बर्तन में या जो चम्मच रखी हुई होती है जिससे अपन खाना घुमा रहे होते हैं, तो वो जो चम्मच बर्तन में रखी हुई होती है तो वो हैंडल धीरे धीरे गर्म होने लगता है। एक्चुअली में क्या होता है, उनको एक माध्यम मिल गया, ये जो चम्मच है इसमें एक्चुअली हम तो बर्तन को गर्म कर रहे हैं, चम्मच को थोड़ी ना गर्म करते हैं। तो यहां से तापमान मिलेगा तो धीरे धीरे कणों में संघट होगा, संघट होते होते यहां तक तापमान पहुंच जाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा और वस्तु गर्म होने लगेगी। बात क्लियर है? ये चालन के द्वारा होता है जहां पे माध्यम की जरूरत होती है। फिर आगे बात करें संवहन, ये घनत्व में अंतर के कारण होता है, यहाँ पर माध्यम की जरूरत पड़ती है और द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। संवहन में द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। क्लियर बात? इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बात करें विकिरण, तो विकिरण की बात करें तो यहां बिना किसी माध्यम के ही ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, माध्यम की जरूरत होती नहीं है, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्लियर बात? जैसे यहां पर हम बात करें तो गर्म पानी का गिलास लेके आ गए हम, उसमें से उसका ठंडा होना, उसमें से ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है, ये उसका उदाहरण है विकिरण। बात क्लियर है? आगे अगर बात करें तो चालन को अगर डिटेल में पढ़े, यहां से सवाल पूछेगे बेटा 2015 में, 2009 में, 2001 में। क्लियर बात? तो चालन में अगर अपन देखें तो ये होती है ऊष्मा प्रवाह की दर, dq बटा dt को अपन बोलते हैं बेटा ऊष्मा प्रवाह की दर, कि किस दर से ऊष्मा प्रवाह होती है। इसको अपन प्रवाह को अपन करंट धारा बोलते हैं भाई। जैसे ये आ जाएगा हमारे पास में ऊष्मा प्रवाह की दर dq बाई dt, जिसको अपन h से भी लिखते हैं, ये बराबर होता है डेल्टा टी बटा RTH, ये होता है थर्मल प्रतिरोध। इसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मल प्रतिरोध। ये होता है तापमान का परिवर्तन और ये बराबर होता है KA डेल्टा टी बटा L के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा बेटा जी, ये होता है ऊष्मा प्रवाह की दर। अब जैसे हम विद्युत धारा से इनकी तुलना करते हैं बेटा, एक्चुअली में जैसा विद्युत धारा में होता है वैसा ही ऊष्मा प्रवाह में होता है। चालन में अगर बात करें तो भाई एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो विभवांतर क्या होता है? डेल्टा V बराबर I इंटू R होता है, धारा बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। ऐसे ही यहां पर ऊष्मा प्रवाह किसकी वजह से होता है? विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है? विभवांतर की वजह से। और ऊष्मा प्रवाह किसकी वजह से होता है? तापांतर की वजह से। तो विभवांतर क्या होता है? धारा गुणा प्रतिरोध। यहां पर धारा क्या है? ऊष्मा प्रवाह की दर को ही अपन क्या बोलते हैं? धारा। धारा क्या है? H है, तो H गुणा प्रतिरोध, यहां पर R था, यहां पर हमने R को प्रतिरोध को क्या बोला? RTH बोले। तो ये है बेटा थर्मल, हमें मिल रहा है तापीय प्रतिरोध, इसको अपन बोल देंगे क्या? तापीय प्रतिरोध। क्लियर बात? जो कि बराबर होता है किसके? L बटा KA के, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो L बटा सिग्मा A, यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, विद्युत चालकता है, तो यहां पर हमारे पास में सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा? K आ जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? तापीय चालकता बोलते हैं। बिल्कुल एकदम रिलेटेड है चीजें, जैसा विद्युत धारा में होता है वैसा ही ऊष्मा में होता है। तो यहां पर जैसे ये हमारे पास में विभवांतर आ गया, ये तापांतर आ गया, कि ये हमारे पास में एक प्रतिरोध था, यहाँ पर विभव V2, यहाँ पर विभव V1, तो इनमें विभवांतर और इनका भाई I बराबर V बटा R होता है। ओम ने बोला था, ओम्स लॉ सबको पता है। ऐसे ही मान लो कि ये एक वायर लिया है मैंने, जिसमें यहाँ पर तापमान T1 है, यहाँ पर तापमान T2 है, इसकी लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल A है। तो यहाँ से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा धारा, यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो ऊष्मा धारा है,
तो ये जो ऊष्मा धारा है बेटा जी, ये आ जाएगा तापांतर, जैसे विभवांतर वैसे तापांतर बटा थर्मल प्रतिरोध, तापीय प्रतिरोध। बात क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। आगे बात करें तो हमारे पास में मान लो कि हम वायर का संयोजन करने लगे कि एक वायर, दो वायर, या सिलेंडर ले लें कि एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर। तो सिलेंडरों का जो संयोजन है, अगर श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो जैसे इसका अगर बात करें तो ये K1 है, ये K2 है, इसकी लंबाई L1 L2 ऐसे ही चलते गए। तो जो हमारे पास में K इक्विवेलेंट है, तुल्य तुल्य यहाँ पर हमारे पास में तुल्य तापीय चालकता जो है, तुल्य तापीय चालकता है, थर्मल कंडक्टिविटी है, वो होगी L1 प्लस L2 प्लस ऐसे चलते गए Ln तक, और बटा L1 बटा K1 प्लस L2 बटा K2 प्लस चलते गए Ln बटा Kn। ऐसे समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो K1 बटा K2 बटा K3, A1 बटा A2 बटा A3। क्लियर बात? बटा क्यों बोल रहा हूं मैं भी? यहां पर हम देख रहे हैं कि मैंने ये सिलेंडर लिए हैं जो कि कैसे जोड़ दिए गए हैं, ये जोड़ दिए गए हैं बेटा जी समांतर क्रम में, जिसमें इसकी तापीय चालकता K1, इसकी तापीय चालकता K2, ये K3, A1 A2 A3 इनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं। तो हमें K इक्विवेलेंट मिलेगा बेटा कितना, K1 A1 प्लस K2 A2 बटा K1 A1 प्लस A2। बात क्लियर है? तो अगर मान लो कि यहाँ पर हमें इनका क्षेत्रफल बराबर मिल जाए, क्षेत्रफल बराबर मिल जाए तो K इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा बेटा K1 प्लस K2 बटा 2K। अगर क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे तो K1 प्लस K2 बटा 2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर? फिर लास्ट हमारे पास में है विकिरण। विकिरण की बात करें तो कि भाई विकिरण की बात है कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो ऊष्मा विकिरित कर सकती है, रेडिएट कर सकती है, रेडिएशन हो सकता है, एमिशन हो सकता है। तो सबसे पहले प्रिवोस्ट आया कि वो सभी वस्तुएं जिनका तापमान 1 केल्विन से ज्यादा होता है, वो सभी वस्तुएं जिनका तापमान 1 केल्विन से ज्यादा होता है वो ऊष्मा विकिरित कर सकते हैं, उसमें विकिरण हो सकता है। क्लियर बात? फिर आगे आए किरचॉफ साहब। किरचॉफ ने बोला कि कोई वस्तु जो ऊष्मा अवशोषित कर रही है, तो जो जितना अच्छा अवशोषित कर सकता है, ऊष्मा का जो जितना अच्छा अवशोषण कर सकता है वो उतना ही अच्छा उसका एमिशन भी करता है, उसका विकिरण होता है। तो अपन बोल देंगे कि यहां पर इसको लिखूं, एक अच्छा अवशोषक, एक अच्छा अवशोषक कोई वस्तु है जो बहुत अच्छे से ऊष्मा को अवशोषित कर सकती है, वैसे ही अच्छा एक अच्छा अवशोषक अच्छी मात्रा में विकिरण करता है, विकिरण करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक गुड एब्जॉर्बर इज ए गुड एमिटर, ये किरचॉफ ने बोला था। फिर यहां से अपन बात कर रहे हैं E बराबर A, ये हमारे पास में A एक्चुअली में है एब्जॉर्प्टिव पावर, अवशोषण क्षमता। ए क्या है? अवशोषण क्षमता है। यदि ये जो अवशोषण क्षमता है बेटा जी, इसको अपन बोलते हैं अवशोषण क्षमता। ये जो अवशोषण क्षमता होती है इसका मान 1 से कम होता है और 0 से ज्यादा होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि यदि किसी पदार्थ के लिए उसकी अवशोषण क्षमता 1 के बराबर है, A बराबर 1 है, तो उसको अपन बोलते हैं आदर्श कृष्णी का ब्लैक बॉडी बोलते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं? जो वो सभी वस्तुएं जिनका अवशोषक क्षमता 1 के बराबर हो। अवशोषक क्षमता का मतलब होता है कि कितनी अवशोषण हो सकती है। तो 1 के बराबर होने का मतलब हो गया कि इसके ऊपर जितनी ज्यादा रेडिएशंस आएगी या इसके ऊपर अपन जितनी ऊष्मा गिराएंगे वो सारी की सारी ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। तो अच्छा अवशोषक हो गया। आदर्श कृष्णिका क्या होती है? एक अच्छी अवशोषक होती है। तो आदर्श कृष्णिका से उतने ही अच्छे अमाउंट में विकिरण भी होता है। क्लियर बात? जैसे कि एग्जांपल बात करें, यहां पर है हमारे पास में सन, सूर्य जो होता है बेटा एक ब्लैक बॉडी होता है जो बहुत अच्छे तरीके से ऊष्मा विकिरित करता है, क्योंकि ये एक अच्छा अवशोषक भी है। क्लियर बात? आगे हम बात करें तो स्टीफन का नियम है। स्टीफन थे 2018, 17, 12, 2010, 2009, बहुत सार बार सवाल पूछे गए यहां पर। तो स्टीफन ने बोला कि ये हमारे पास में है एमिशन पावर। क्लियर बात? विकिरण क्षमता, इसको अपन बोल देंगे विकिरण शक्ति, विकिरण शक्ति बोल दो या इसको विकिरण क्षमता बोल दो। तो विकिरण की जो क्षमता होती है ये बराबर होती है E A सिग्मा टी, टी बी यहां पर है हमारे पास में
टीबी यहां पर है हमारे पास में ब्लैक बॉडी, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी, किसी आदर्श कृष्णिका का तापमान। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ई सिग्मा ए टीबी की घात 4, और ये आ जाएगा हमारे पास में तापमान। फिर आगे यह तापमान नहीं, इसको मैं आदर्श कृष्णिका ना बोल के मैं बोल देता हूं वस्तु का तापमान, जो भी वस्तु होगी। तो ये हो जाएगा वस्तु का तापमान। आगे हम बात करें तो जैसे हम मान लो कि किसी वस्तु को वातावरण में लाकर रख दे, तो वातावरण भी उष्मा विकिरित कर रहा है और वस्तु भी उष्मा विकिरित करने लगे, तो नेट विकिरण शक्ति या विकिरण क्षमता जो कि dq बटा dt के बराबर होगी, ये बराबर हो जाएगी ई सिग्मा ए टी, ये आ गया वस्तु का तापमान, और ये आ गया हमारे पास में वातावरण का तापमान, वातावरण का तापमान। इसको ध्यान रखिएगा बेटा जी, याद रखिएगा। ये जो सूत्र हैं, दोनों सूत्र, इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं बेटा जी, ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करें न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन के शीतलन के नियम की बात करें तो यहां से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में ये एक सूत्र आता है, इस सूत्र को याद कीजिए। ये है टी इनिशियल माइनस टी फाइनल बटा टाइम टी, ये है टाइम, क्लियर बात। फिर ये आ गया हमारे पास में के इंटू टी इनिशियल प्लस टी फाइनल बटा 2, और ये आ गया है हमारे पास में वातावरण का तापमान। ये न्यूटन के शीतलन का नियम कहता है, क्लियर बात। आगे हम बात करें तो वीन का नियम है, वीन का विस्थापन, यहां से भी सवाल पूछेगी, ये ग्राफ ही पूछ लिया गया है कि यहां पर अगर बात करें तो वीन विस्थापन लेमड़ा एम टी बराबर होता है, ये है लेमड़ा एम इंटू टी बराबर बी, ये आता है बी, और ये बराबर है वीन विस्थापन किसके बराबर है 2.89 गुणा 10 की घात -3। तो यहां पर ये अलग अलग ग्राफ बनाए गए हैं अलग अलग तापमान के अनुसार। तो ये T1 T2 T3 है, अगर तापमान T3 ज्यादा है T2 से, ज्यादा है T1 से, तो वीन का जो विस्थापन है वो दिखा रहा है कि लेमड़ा 3 ज्यादा होगा लेमड़ा 2 से, और लेमड़ा 1 भी लेमड़ा 1 से ज्यादा होगा, क्लियर बात। तो ये हमारे पास में था वीन का विस्थापन बेटा जी, और ये पूरी की पूरी कहानी थी आज की विकिरण की, और हमने सीखा कि पदार्थ के कैसे तापीय गुणधर्म होते हैं, हमने सीखा। और ये बहुत आसान चैप्टर था बेटा जी, इसके सारे सवाल ध्यान रखिए, इन सवालों से ही ये जो फॉर्मूले थे हमारे पास में, फॉर्मूलों को याद करके इनको सवालों में लगाइए बेटा जी, इनसे मेहनत कीजिए। एक्चुअली में माइंड मैप का उद्देश्य तुम्हें पूरा चैप्टर करवाना नहीं है बेटा, माइंड मैप का उद्देश्य सिर्फ क्विक रीजन की बातें हैं, जिसमें सारे फॉर्मूले हमें बता दिए जाए कि ऐसा ऐसा फॉर्मूला होता है और कौन से सवाल पूछे गए हैं कौन से सालों में। तो हमने वो ईयर भी मेंशन किया है जिन सालों में किसी टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं बेटा जी, तो यहां से आइडिया लगेगा कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए बेटा जी, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।